हेलो, नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और क्लास एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग पढ़ चुके हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। एक और चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जानते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कैश है दुनिया में। तो वहाँ पर भी फंड हम लोग देखे थे कि वर्किंग कैपिटल क्या स्थिति है, अर्थात करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी की स्थिति क्या है किसी भी कंपनी में। यहाँ पर हम लोग को देखना है कि कैश की स्थिति क्या होती है, कैश कैसे इन्वेस्टिंग में प्रयोग हो रही है, कैसे ऑपरेटिंग में प्रयोग हो रही है, कैसे फाइनेंसिंग प्रयोग हो रही है, इसके संबंध में देखना पड़ता है। एक इसके साथ दोनों चैप्टर लगभग इक्वल हैं, एक दूसरे के सब्सिडरी कह सकते हैं, सहायता करते हैं, लेकिन दोनों में एक बिग डिफरेंस है। बिग डिफरेंस ये है कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वह फंड फ्लो स्टेटमेंट किसी भी अकाउंटिंग प्रोसीजर या किसी भी लॉ के अनुसार गवर्न नहीं होता है, कंपलसरी नहीं है, नीड नहीं है उसकी। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ ऐसा नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि वर्ल्ड लेवल पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है प्रमाप, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार ये बनाया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के अनुसार। और इंडिया में ये कंपलसरी है कि जिसकी टर्नओवर आगे हम लोग पढ़ेंगे भी 50 करोड़ से ज़्यादा की है, उसको फंड फ्लो बनाना कंपलसरी नहीं है, बट कैश फ्लो बनाना उसके लिए कंपलसरी है। तो ये कुछ चीज़ें, इसलिए कैश फ्लो पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं आना है इसमें से। बेसिकली ज़्यादा थ्योरी आनी है, उसका परफॉर्मा आ सकता है, कौन सी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होती हैं, फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आ सकती हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे। राइट, तो चलते हैं विदाउट एनी कोई देरी के, चलते हैं टॉपिक पर, देखते हैं क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है बहुत ही क्रूशियल रोल है। जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ जान रहे हैं, चाहे वो एमबीए के अनुसार सिलेबस में हो, चाहे बीकॉम के सिलेबस में हो, चाहे एमकॉम हो, चाहे आप यूजीसी नेट देने वाले हो, किसी भी चीज़ों में निश्चित रूप से पूछा जाता है। और बेसिकली जो आगे इसके टाइप्स बताए जाएंगे कि कितने प्रकार के कैश फ्लो होता है, वो तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर सोर्स ऑफ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग ए ईयर। मीन्स एक वर्ष के अंतर्गत कितना इनफ्लो हो रहा है, ओके, और कितना आउटफ्लो हो रहा है, इसका क्या है हिसाब किताब देखा जाता है। किसमें? कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कितना पैसा आ रहा है कहीं से आना और कहाँ पैसा जा रहा है, ये चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं। राइट, ए कंपनी लिस्टेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज विथ ए टर्नओवर 50 करोड़, अभी मैंने बताया 50 करोड़ से ज्यादा की जिसकी टर्नओवर हो जाती है, एंड एबव हैज टू प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट एवरी ईयर। तो प्रत्येक वर्ष उसको क्या करना पड़ता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये कुछ चीजें थी बेसिक नॉलेज, जो कि हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट पे क्या देखना है कि इनफ्लो और आउटफ्लो एक साल में कितना हुआ है, उसके लिए बनाया जाता है। और जिस कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा हो जाता है उसके लिए बनाना ये कंपलसरी हो जाता है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट है डेस्टिनेशन बिटवीन। और यहाँ पर देखते हैं कि कैश फ्लो और फंड फ्लो में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो एंड कैश फ्लो। ओके, फर्स्ट इसमें क्या है, कैश पोजीशन एंड वर्किंग कैपिटल। तो जो कैश पोजीशन है ये कहाँ पर देखा जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, एंड वर्किंग कैपिटल कहाँ पर देखते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट में। सिंपल सी बात है, ये कैश की क्या पोजीशन है ये कहाँ से डिनोट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, एंड वर्किंग कैपिटल कहाँ से होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट में। नेक्स्ट है यूजफुलनेस इन शॉर्ट फाइनेंशियल एनालिसिस। यदि शॉर्ट में एनालिसिस करना हो तो कैश फ्लो ज़्यादा यूजफुल है। ओके, फंड फ्लो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन यूजफुल होता है शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट में कैश ज़्यादा लिक्विड होगा तो कैश में रखा जाता है। आप जानते हैं, आगे देखा भी जाएगा कौन कौन चीज़ों का रखा जाता है, तो इसलिए ये ज़्यादा यूजफुल होता है। राइट, नेक्स्ट क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन करने की मेथड क्या है, फंड फ्लो में आप जानते ही हैं कि मेथड हम लोग देख चुके थे, उसमें जो भी वर्किंग कैपिटल पहले तैयार करते हैं, ऑपरेशन फंड फ्रॉम ऑपरेशन तैयार करते हैं। कैश फ्लो में भी वैसे ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेथड दोनों की अलग अलग है। जैसे इसमें ये जरूरी नहीं है कि क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस दिया हो, लेकिन इसमें जरूरी है, तो मेथड्स में थोड़ा चेंज आएगा, आगे हम देखेंगे भी।
नेक्स्ट है शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कौन बताता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या करता है? वर्किंग चेंज की दिखाता है, राइट, जबकि कैश फ्लो नहीं दिखाता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, जिसको मैं बात कर रहा था मेथड्स की, यहाँ पर क्या है कि कैश फ्लो में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस होना अनिवार्य है। कि जैसे मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2024 को कितना बैलेंस था और 31 मार्च जब फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो रहा है 2025 को, तो कितना बैलेंस था, इसको देखना जरूरी होता है और इसी के आधार पर हम लोग डिसाइड भी करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है? लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स में बताया फंड फ्लो के लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कैश फ्लो के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार बनाना कंपलसरी है। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट में तो ये कुछ डिफरेंस थे जिसके आधार पर हम देख सकते हैं कि फंड फ्लो एंड कैश फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। तो अब आप लोग चीजें समझ गए होंगे कि फंड फ्लो में क्या होता है और कैश फ्लो में क्या होता है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो थर्ड है उसमें डिफिनीशन दिया गया है कि कैसे कैश फ्लो को इसमें हम सम्मिलित करते हैं, राइट। इसमें दिया गया है फर्स्ट में क्या है, कुछ कंडीशन दिया गया है। कंडीशन ऐसे कह लीजिए, कंडीशन, ओके। तो जो फर्स्ट सेकेंड कंडीशन, दो कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है? इंटरप्राइज हुज इक्विटी आर डेब्ट सिक्योरिटी आर लिस्टेड आर गोइंग टू बी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इट मींस यदि इंडिया के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में आप रजिस्टर्ड होने वाले हैं, लिस्टिंग करने वाले हैं शेयर का या डिवेंचर का, तो इन दिस कंडीशन में आपको ये कंपलसरी है कि आप जा करके कैश फ्लो स्टेटमेंट आप तैयार करिए, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये बता रहा है कि जैसे आप अपना शेयर नहीं इशू करते हैं, शेयर आप मार्केट में नहीं रखते हैं, आपके पास शेयर नहीं है, आज जैसे ज्वाइंट कंपनी नहीं है, तो इन दिस कंडीशन में आपको ये कंपलसरी नहीं है कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करिए। बट यदि आप चाहते हैं कि आप शेयर इशू करते हैं, आपके पास शेयर हैं, आप शेयर इशू करना चाहते हैं, ये शेयर इशू ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इन दिस कंडीशन में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डिफिनीशन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सेकेंड है ऑल अदर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेज हुज टर्नओवर फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एक्सीड 50 करोड़। अब सेकेंड क्या है कि कोई भी, अब देखिए दोनों चीजें हैं, ऐसे समझिए यहाँ पे कि दो कंडीशंस हैं, ओके। दो कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यदि शेयर की लिस्टिंग आप करने वाले हैं या किए हुए हैं तो आपको कैश फ्लो बनाना कंपलसरी है। अर्थात यदि आप किए हो तो भी, करने वाले हो तो भी आपको बनाना पड़ेगा शेयर या डिवेंचर, ओके। जब शेयर कर लेंगे तो डिवेंचर तो होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग कंपनी चल रही है, हजारों लाखों कंपनी ऐसी हैं जो कि शेयर डिवेंचर उनका लिस्टेड नहीं होता है, वो शेयर नहीं इशू करती हैं, लेकिन कंपनी चल रही है, जैसे 1% कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, ये सब थोड़े ही की है लिस्टिंग कंपनी। लेकिन इन दिस कंडीशन में क्या होगा, तो इनके लिए सेकेंड बाउंड्री बनाई गई है कि यदि आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा का है तो इन दिस कंडीशन में आप चाहे शेयर इशू करते हो, चाहे शेयर इशू नहीं करते हो, चाहे शेयर इशू करने वाले हो, चाहे करने वाले ना हो, इन दिस कंडीशन में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये दो कंडीशन को आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है, राइट। चलते हैं अब डिफिनीशन में क्या क्या चीजें हैं। डिफिनीशन में ये बताया गया है कि कैश में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होती हैं। कैश में क्या होगा, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मीन्स कि जो कंपनी में कैश है, जो हार्ड कैश है उसको रखा जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डीम्ड डिपॉजिट विथ बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक मीन्स बैंक में जमा है डिमांड के आधार पर, जैसे हम लोग सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं ना, डिमांड के, जब चाहे तब निकाल सकते हैं, ऑन डिमांड है वो, 24 आवर्स में कभी भी हम चाहें पैसा का विड्रॉ करना तो कर सकते हैं। तो ऐसा कोई पैसा बैंक में भी जमा है तो भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रिपेयर करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स मीन्स कि जो कि कैश में जल्दी ट्रांसफर हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज जो कि 2 महीने, 4 महीने, 10 दिन, 6 महीने में इजीली कैश में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जैसे कोई सिक्योरिटीज है, कोई शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है, कोई आप इंश्योरेंस लिए हुए हैं, कुछ भी,
तो इन दिस कंडीशन मीन्स तीनों कंडीशन को आप कैश में इंक्लूड करते हैं, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो। देखिए क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, आपको बता दें। कोई भी आप यूजीसी के पेपर देने वाले हों, चाहे कहीं कॉमर्स पूछा जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि क्लासिफिकेशन बताइए कि कितने प्रकार के कैश फ्लो होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, रिक्वायर्स दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट should report cash flow during the period classified operating, investing and financing activity। तो कैश फ्लो बेसिकली कहाँ कहाँ से हो सकता है, या तो कैश आप ऑपरेटिंग से लाएंगे या ऑपरेटिंग में जा रहा होगा, ओके ऐसे समझिए। ऑपरेटिंग का या तो आउटफ्लो होगा या तो इनफ्लो होगा, या तो इन्वेस्टिंग कहीं कर रहे होंगे, ओके इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे, तो इन्वेस्टिंग में या तो इनफ्लो होगा, पैसा जा रहा होगा या पैसा आ रहा होगा, और या तो फाइनेंसिंग में, ओके फाइनेंसिंग में पैसा या तो आउटफ्लो होगा या तो इनफ्लो होगा। ये चीज़ें आपके आधार पर तैयार की जाती हैं, और यही 3 प्रकार के चीज़ों को हम लोग को पढ़ना भी होता है कि कौन कौन सी चीज़ें ऑपरेटिंग में आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इन्वेस्टिंग में आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें फिनेंसिंग में आती हैं। और तीनों को जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो ऑलरेडी क्लियर हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि फाइनेंशियल एक्टिविटी कौन सी है, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी है, या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी है। ये सब चीज़ें हम लोग को पता रहना चाहिए। तो इसलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कि कौन कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं जिनको हम लोग कैश फॉर्म में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर देखिए डिफिनेशन का, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रिवेन्यू एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी है या कोई भी, जैसे इंटरप्राइज की बात की गई है, ओके इंटरप्राइज है, उस इंटरप्राइज की इस्टेब्लिशमेंट किसके लिए हुआ होगा, प्रॉफिट के लिए, क्योंकि कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश क्यों हो रही होती है, प्रॉफिट के लिए। जब प्रॉफिट के लिए हो रही होगी तो प्रॉफिट मेन उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रॉफिट क्या है, उसका मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ओके। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, तो इसलिए जो जो चीजें आएंगी ऑपरेटिंग से रिलेटेड उसको हम रहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। आर यू ओके? अब देखिए यहां पर क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में देखिए फर्स्ट पे क्या है, कैश फ्रॉम सेल्स एंड डिवेंचर्स, डेटर्स। तो कैश सेल्स कर रहे हैं कोई या डेटर सेल्स कर रहे हैं, उसको भी आप लेंगे। कैश फ्रॉम रॉयल्टी एंड कमीशन, कहीं से कमीशन मिल रही है, कहीं से रॉयल्टी मिल रही है कैश में, इसको भी, राइट। नेक्स्ट क्या है, कैश फॉर परचेज एंड क्रेडिटर्स। अब यह क्या है, ये क्या है, इनफ्लो है, तो पैसा कहाँ से आएगा, ऐसा समझिए कि ये दोनों कहाँ हैं, पैसा आएगा कहाँ से, आना, ओके, और ये पैसा कहाँ से कहाँ जाएगा। तो जानते हैं कि कोई कंपनी है, इंटरप्राइज है, तो कोई वस्तु सेल कर रहे हैं वहाँ से आ रहा होगा, कोई डेटर्स है वो पैसा आपको आप उधार सेल किए थे वहाँ से पैसा मिल रहा होगा, या कहीं रॉयल्टी से मिल रही होगी पैसा, और कहीं कमीशन मिल रहा होगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। नेक्स्ट क्या है, कहाँ कहाँ पैसा आप यूज करेंगे ऑपरेटिंग में, तो कैश फ्रॉम मीन्स कैश फॉर परचेज एंड क्रेडिटर्स। कहीं पर आप रॉ मटेरियल मान लीजिए परचेज किए हैं तो रॉ मटेरियल के लिए दे रहे होंगे, कहीं पर उधार परचेज किए थे उसको क्रेडिटर्स के द्वारा दे रहे होंगे, तो इन दोनों कंडीशन को आउटफ्लो कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, कैश फॉर वेज सैलरी टैक्स। आप क्या दे रहे होंगे, किसी के वेज दे रहे होंगे, मजदूरी दे रहे होंगे, किसी के वेतन दे रहे होंगे, किसी के कर दे रहे होंगे, ये क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो ये चारों कंडीशन ध्यान रखना है कि ये इनफ्लो से रिलेटेड है और ये आउटफ्लो से है, मीन्स ये एक्सपेंडिचर है और ये इसके इनकम से है। आर यू ओके? तो ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंसिडर्ड व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिस आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स सच एज प्लांट,
मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये क्या है कि लॉन्ग टर्म कोई भी एसेट्स होंगी या लॉन्ग टर्म कोई भी डिस्पोजल देना होगा या लेना होगा उसके संबंध में होता है, इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। अब जानते हैं कि कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो इसलिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात की गई है, राइट। यहाँ पर सच है, जैसे कहाँ पे प्लांट पर कर रहे होंगे, या प्लांट सेल कर रहे होंगे, या प्लांट परचेज कर रहे होंगे, मशीन सेल कर रहे होंगे, मशीन परचेज कर रहे होंगे, फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये सब या तो परचेज कर रहे होंगे तो सेल कर रहे होंगे, इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना है, या आपको प्लांट में इन्वेस्ट करना है, या मशीन में इन्वेस्ट करना है, या मशीन को सेल कर देना है, ये सब चीज़ें क्या है, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और मैं फिर से फोकस बता रहा हूँ कि आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं, एंड कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं। ये तीनों को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो यही एग्जाम्पल आते भी है, जैसे मान लीजिए कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड शेयर, ये किस प्रकार की एक्टिविटीज है, तो आपको बताना होगा कि ये इनफ्लो की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अर्थात पहले आपको क्या देखना है कि एसेट्स है, शेयर है, एसेट्स है, ये क्या है, फाइनेंस किया जा रहा है ना। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसेट्स से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपको इनफ्लो हो रहा है। ओके, कोई भी आप सेल कर रहे हैं तो कोई फिक्स एसेट सेल कर रहे हैं, कोई शेयर सेल कर रहे हैं तो इनफ्लो है। आप रिसीव्ड फ्रॉम डिविडेंड्स मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कहीं से इंटरेस्ट, कहीं से लाभांश मिल रहा है, वो भी आपका इनफ्लो है, राइट। मीन्स ऐसे समझना ये पैसा आने वाला है, आगे पीछे लिखा भी था आने वाला है। ओके, पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो मीन्स कि पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होगा, इन्वेस्टिंग कहाँ कहाँ करेंगे, इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, वही बता ना, जैसे प्लांट परचेज करेंगे, मशीन परचेज करेंगे, फर्नीचर परचेज करेंगे, लैंड परचेज करेंगे, बिल्डिंग परचेज करेंगे, तो ये सब चीज़ें क्या है, आउटफ्लो है, पैसा आपके पास जाएगा। परचेज ऑफ शेयर्स इटीसी इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पर शेयर किस लिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, ध्यान रखना है शेयर किसके लिए पर्पज कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग के पर्पज से। जब इन्वेस्टिंग के पर्पज से करेंगे दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये चीजें आपको समझना है कि कोई भी आप बस क्या देखना है, लॉन्ग टर्म जो भी एसेट्स हैं उस लॉन्ग टर्म एसेट्स को सेल कर रहे हैं कि परचेज कर रहे हैं। यदि परचेज कर रहे हैं तो उसको आउटफ्लो हो रहा है, यदि सेल कर रहे हैं तो इनफ्लो पैसा का हो रहा है। ओके, क्योंकि कोई चीज़ सेल करेंगे तो पैसा आएगा, कोई चीज़ परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, तो इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखिए फाइनेंशियल एक्टिविटीज मीन्स क्या है कि कहाँ पे डिफिनेशन देखिए, दीज आर द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड बारोइंग ऑफ द एंटरप्राइज। तो जो भी ओनर्स की कैपिटल है, उस ओनर्स की कैपिटल और जो भी उधार है उसकी क्या स्थिति है, फाइनेंसिंग मीन्स। तो फाइनेंसिंग मीन्स समझ गए कि जो ओनर्स की इक्विटी है, ओनर्स की शेयर है, ओनर्स की बारोअर्स हैं, उसकी स्थिति क्या है। अब यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज किसको कही जाती है, जैसे इनफ्लो देखिए पैसा कहाँ से आने वाला होगा, इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। यदि इशू ऑफ शेयर, देखिए दोनों में अंतर है, ध्यान रखना है। जो पहले वाला में शेयर था वो किस लिए था कि आप इन्वेस्टिंग के पर्पज से कर रहे हैं। ओके, इन्वेस्टिंग के पर्पज से किए थे तो या तो परचेज किए हैं या तो सेल करा हुआ, आपका शेयर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका शेयर होगा फाइनेंसिंग। ओके, तो जब आपका शेयर है, आपका डिवेंचर है, उसको यदि आप इशू कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, राइट। नेक्स्ट क्या है, लोन रेज्ड, कहीं पर लोन दे रहे हैं, लोन रेज कर रहे हैं जैसे बैंक से। ओके, तो ये क्या है, दिस इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग मीन्स कि आपको क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10% शेयर थे, अब लोन ज़्यादा लेंगे तो शेयर के और डिवेंचर की जो स्थिति है वो तो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होना, इसीलिए स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। जो ये ओनर्स कैपिटल एंड बारोइंग ऑफ द एंटरप्राइज, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, ये सब ध्यान रखा जा रहा है, राइट। तो ये कैश इनफ्लो की बात की जा रही है, या तो लोन से पैसा आ रहा होगा कहीं बैंक से, या तो शेयर इशू कर रहे होंगे या डिवेंचर इशू कर रहे होंगे। तो जो आप बैंक से रिलेटेड काम करते हैं, जहां से पैसा आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, इसको कहा जाता है कैश इनफ्लो। आउटफ्लो में क्या होगा कि बाई बैक शेयर ऑफ एडवेंचर। अब क्या करेंगे, जो शेयर आप इशू किए थे उसको बाई बैक कर रहे हैं फिर से, तो अब क्या होगा, पैसा वापस चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 10,000 शेयर आपने इशू किया, सोचे 5,000 शेयर आप परचेज कर लेते हैं, बाई बैक किया जाता है शेयर, जानते ही हैं। तो इन दिस कंडीशन में या डिवेंचर इशू किए हैं, चाहते हैं कि डिवेंचर पर लोन देना पड़ रहा है, इसलिए डिवेंचर 10 साल का हो गया तो वापस कर देते हैं, 10 लाख के जो भी डिवेंचर होगा वापस कर देंगे पैसा, तो पैसा आउटफ्लो चला जाएगा, फिर आपके पास पैसा चला जाएगा। और पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट,
देखिए पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, तो पेमेंट यदि आप इंटरेस्ट कर रहे हैं, बैंक से लोन लिए होंगे तो इंटरेस्ट कर रहे होंगे, शेयर लिए हैं तो डिविडेंड कर रहे होंगे, तो इसको भी आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहा जाता है। देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ है, जो इससे पहले हम लोग पढ़े इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, दोनों में बेसिक डिफरेंस इतना समझिए कि जब दूसरे के कंपनी में, दूसरे के शेयर में, दूसरे के चीज़ों में पैसा हम लगाते हैं तो उसको कहा जाता है या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं अर्निंग करने के लिए। ऐसे समझिए कि अर्निंग करने के लिए जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी इन्वेस्टिंग कहा जा रहा है। और फाइनेंसिंग कहा जा रहा है जो अपने लिए हम कर रहे हैं, कि हमारा शेयर है, हम शेयर को परचेज करेंगे तो आउटफ्लो पैसा हो जाएगा, और अगर हम शेयर को इशू करेंगे तो इनफ्लो पैसा हो जाएगा। उसी तरह से हम डिविडेंड अपने शेयर के होल्डर को डिविडेंड दे रहे हैं तो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। दूसरे के शेयर से डिविडेंड हमको मिल रहा है तो ऑपरेटिंग कह सकते हैं। ओके, ये इन्वेस्टिंग कह सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्ट किए हैं शेयर में दूसरी कंपनी में तब मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो दोनों बेसिक डिफरेंस ये है कि यदि आप कोई प्लांट है, कोई शेयर है, कोई मशीन है, उसमें आप इसलिए इन्वेस्ट किए हैं ताकि हमको प्रॉफिट हो, तो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कही जाएगी। और जब अपनी ही कंपनी में शेयर, डिवेंचर, बैंक्स और ये सब चीज़ों से पैसा लिए हैं, उसका यूज कर रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो इन दिस कंडीशन में आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ऐसे ही समझिए कि ये सेल्फ के लिए है। ओके, अर्थात सेल्फ कंपनी में शेयर करेंगे, डिवेंचर करेंगे, बैंक लेंगे लोन, बाईबैक अपना शेयर करेंगे, डिवेंचर अपना शेयर कुछ करेंगे, डिविडेंड इंटरेस्ट अपना शेयर करेंगे, मतलब सेल्फ अपना करेंगे, तो उसको फाइनेंसिंग कही जाएगी। और इन्वेस्टिंग यही काम क्या हो जाएगा, दूसरी कंपनी के लिए हो जाएगा। ओके, इन अदर कंपनी के लिए, इन अदर कंपनी में आप शेयर परचेज किए हैं, इन अदर कंपनी में डिवेंचर इशू किए हैं, लिए हुए हैं इन अदर कंपनी में, मतलब ये सब चीज़ें हो, या इन्वेस्टिंग के पॉइंट से रखे हैं कि बिल्डिंग परचेज कर लिए, कि इन्वेस्ट कर दिए बिल्डिंग में, लैंड में बिल्डिंग कर ले लिए, मशीन ले लिए, तो इस सबको इन्वेस्ट किया जाता है। अब जानते हैं कि इन्वेस्टिंग होती है, वो अर्निंग की, यदि आप उसमें बिजनेस नहीं कर रहे होते हैं, केवल इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन फाइनेंसिंग में कि आप फाइनेंस कर रहे हैं, वो चाहे पैसा अपना हो चाहे बैंक का हो, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना आता था। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, उसमें कौन सी एक्टिविटी जाती हैं। तो इससे आपको देखिए न्यूमेरिकल बहुत आता नहीं है, तो इसलिए अगर आप कहेंगे तो मैं बता भी दूंगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि इससे आपका कोई कहीं पर भी आप बीकॉम में पढ़ रहे हो, चाहे एमबीए कर रहे हो, चाहे आप एमकॉम कर रहे हो, चाहे यूजीसी नेट की एग्जाम देने जा रहे हो, इतने में से कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी समझिए। ओके, तो यहाँ तक वीडियो क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए और एंजॉय करिए, पढ़िए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।